आत्मसम्मान की रोटी। माँ तुमसे कितनी बार कहा है मेरे दोस्तों के सामने यूँ बार बार खांसी मत खाया करो, अच्छा लगता है क्या? कोई घर में आए और तुम हर समय खांसती रहो, तुम्हें शायद पता नहीं तुम्हारी खांसी की आवाज़ से परेशान होगा और मेरे दोस्त यहाँ से जल्दी चलेगा। और एक दोस्त यह भी कह रहा था कि उस दिन भी तुम्हारी माँ बहुत खांस रही थी, अब तक उनकी खांसी गई नहीं क्या? कहीं उन्हें कोई गंभीर रोग तो नहीं? हमें यहाँ आना बंद करना पड़ेगा। और हितेश, तेरे परिवार का ध्यान रखा कर, कहीं उनकी वजह से तेरे परिवार को कुछ रोग न हो जाए। माँ आप अपने कमरे से ज़्यादा बाहर मत निकला कीजिए। हितेश गुस्से में अपनी माँ कलावती जी को बोला। पीछे से हितेश की पत्नी सीमा भी बोली, हितेश मैं तो तुम्हारी माँ को समझा समझा कर थक गई, माँ उनको कानों में जू तक नहीं रखती, पूरे घर में यूँ ही खांसते खांसते घूमती रहती है। इन्हें तो इतना भी नहीं पता कि मुँह पर हाथ रख खांसी करनी चाहिए। घर में 2 छोटे बच्चे भी हैं, कम से कम इनके बारे में तो सोच लेती, मगर नहीं, इन्हें तो अपने कमरे में एक जगह बैठे ही नहीं जाता। कलावती जी बोली, तुम दोनों के पास ना मेरे लिए समय है और ना मेरे लिए पैसे। घर के इलाज करके थक गई, मगर खांसी के कोई फर्क ही नहीं पड़ा, फिर भी तुम लोग मुझे अस्पताल लेकर नहीं जाते। मुल्ला कहते को खांसी मत खाया करो, भला कोई खांसी जानबूझकर खाता है क्या? कितनी बार कहा मुझे डॉक्टर को दिखाओ, मगर तुम दोनों अब इस बुढ़िया की फिक्र कहाँ है? सीमा हाथ जोड़कर बोली, माँ आप अपने कमरे से बाहर मत निकला कीजिए, बस इतनी मेहरबानी कीजिए। हाँ नहीं है हमारे पास आपके लिए पैसे, मेरे भी तो बच्चे हैं, उनकी जिम्मेदारियाँ पूरा करिए, आपके पीछे पैसे लुटाए। आपको तो बस बैठे बैठे मुफ्त की रोटी तोड़नी आती है, काम की न काज की, दुश्मन अनाज की। कलावती जी बोली, बहू अब तक तो सारे घर का काम तुम मुझसे ही करवाती थी, तुमने तो सिर्फ बच्चे को बड़े करने अपनी उम्र बिताई है, मगर मैंने इस मकान को घर बनाने में अपनी उम्र बिताई है। घर का एक एक कोना सजाया है मैंने, घर की साफ सफाई से लेकर रसोई की संभाल आई हूँ, मगर आज जब इतने दिनों से बुढ़िया खांसे जा रही है तो किसी को रत्ती भर फर्क नहीं है। मेरे हितेश बोला, माँ सीमा बिल्कुल सही कह रही है, अब आपको उम्र हो चली है, मगर मेरे बच्चों के सामने तो उनका पूरा भविष्य पड़ा है, आपको तो अब भगवान उठा भी ले तो कोई बात नहीं। कलावती जी, वाह बेटा, अच्छा सिला दिया तूने मेरी ममता का, अच्छा हुआ तेरे बाबूजी तुम मुझसे पहले ही दुनिया को चले गए, वरना आज वो यह सुनते जीते जी मर जाते। हमने जब तुम्हें पाला पोसा तो कभी मेरे दादाजी को नज़रअंदाज नहीं किया, क्योंकि तेरे आने से उनकी असहमियत कम नहीं हो गई थी। मन इंसान पे अपने बड़ों और अपने छोटों को दोनों का भार होता है, मगर इसका अर्थ कदापि यह नहीं कि वह बुद्धू को बनने के लिए छोड़ दे। मगर आज तूने यह सब कहकर यह साबित कर दिया कि तुझे और बहू को मेरी बिल्कुल परवाह नहीं है। कलावती जी अपने कमरे में जाकर रो पड़ी, भला कोई बेटा अपनी माँ को ऐसे कड़वे शब्द कैसे बोल सकता है? अभी 4 दिन पहले ही तो बात है जब कलावती जी अचानक सीमा के कमरे में पहुँच गई, तब अचानक कलावती जी ने देखा सीमा के हाथों में हड़बड़ाहट में सोने की चैन का डब्बा नीचे गिर गया, जब लिखा हैप्पी बर्थडे सीमा, यह गिफ्ट तुम्हारे प्यारे पति की तरफ से। सीमा ने फटाफट गिफ्ट उठाया और अलमारी में रख दिया और सक पकाकर बोली, माँ जी आप क्यों मेरे कमरे में आ गई? क्या काम था? मुझे ही बाहर बुला लिया होता। कलावती जी बिना कुछ बोले अपने कमरे में आ गई और सोचने लगी, बेटे के पास अपनी पत्नी को सोने का उपहार देने के लिए पैसे है, मगर अपनी माँ का इलाज कराने के लिए क्या शादी के बाद बेटा इतना बदल जाता है? क्या बहू का अपनी सास के प्रति कोई फर्ज नहीं? आज मैं अपनी बेटी पे बोझ बन चुकी हूँ कि वो मेरे मरने का इंतजार कर रहा है। आखिर मुझ पर बेटे का कितना खर्च हो जाता होगा? लगभग 4 या 5 साल में मैंने तो एक साड़ी भी नहीं खरीदी, उल्टा घर का सारा काम करती हूँ, वो अलग, फिर भी मैं इन दोनों को बोझ बन चुकी हूँ। यह सोचकर वो बहुत रो रही थी। इतने अब सब सुनने के बाद उनकी हिम्मत हारने लगी थी। उन्हें हितेश के बचपन के दिन याद आ गए। हितेश माँ कलावती और पिता रघुवीर जी का लाडला बेटा था। रघुवीर जी कहते, देखता कलावती एक दिन हितेश पढ़ लिखकर हमारा नाम रोशन करेगा। हितेश केवल 10 वर्ष का था और रघुवीर जी का निधन हो गया, मगर कलावती जी ने सिलाई कढ़ाई का काम कर हितेश की पढ़ाई पूरी करवाई। आगे चलकर हितेश का पढ़ाई में मन नहीं लगता था, उसने जैसे तैसे पढ़ाई को पूरी कर ली, मगर नौकरी नहीं और खुद का व्यवसाय खोला। कलावती जी ने हितेश की शादी करवा दी। शुरुआती दिनों में तो सब सही चल रहा था, मगर धीरे धीरे बहू सीमा ने अपनी असली रंग दिखाना शुरू कर दिया। 2 बच्चों के जन्म के बाद उसने घर के काम करना एक दूर छूना तक छोड़ दिया। घर के सारे काम की जिम्मेदारी उसने कलावती जी के कांधों पर डाल दी। कलावती जी के कुछ भी कहने पर सीमा
बात का बतंगड़ बना देती और हितेश के कान भर देती। धीरे धीरे हितेश भी सीमा के रंग में रंगने लगा और कलावती जी को वो मुंह से आधा बकने लगा। कलावती जी को बहुत पहले ही अकेली हो चुकी थी, मगर आज इतने कड़वे शब्द उसने सही नहीं हो पा रहे थे। उनका रो रो कर बुरा हाल हो रहा था कि पास रहने वाले उनकी सहेली कमला घर आई। वो कलावती जी से बोली, एक खुशखबरी है कलावती, कल ही अपने गांव में एक डॉक्टर पति पत्नी आए हैं, सुना है विदेश से आए हैं, जो हमें जैसे बूढ़े को इलाज मुफ्त में कर रहे हैं। उनके साथ उनका 6 साल का बेटा भी है, सुना है थोड़े से दिन में यहाँ भारत ही रहेंगे ताकि हम जैसे बूढ़ों का इलाज मुफ्त में कर सके। कलावती जी खुश होकर बोली, क्या वो मेरी भी इलाज करेंगे? कमला बोली, मैं अभी सुबह ही उनसे अपना इलाज करवा कर आ रही हूँ। कलावती, तू अभी चल मेरे साथ, तुझे भी बहुत समय से खांसी है। कलावती जी भी कमला के साथ उन डॉक्टर दंपति के पास पहुँची और अपना इलाज करवाती है। उसमें जो लेडी डॉक्टर थी वो कलावती जी से कहती है, माँ जी आपको एलर्जी वाली खांसी हो गई है, आपको धूल मिट्टी से थोड़ा दूर रहना होगा, इसलिए आप घर में साफ सफाई के काम से थोड़ा दूर रहिए और अगर सफाई करनी भी पड़े तो मुंह पर रुमाल लपेट कर कीजिए। कलावती जी कहती है, मेम साहब मैं धूल मिट्टी के कैसे दूर रह सकती हूँ, मेरी बहू मेरे घर के सारे काम बिल्कुल नहीं करती, ऐसे सारे तो काम मुझे ही करने पड़ते और मुंह पर रुमाल लपेट कर तो मेरा दम घुट जाएगा। डॉक्टर साहिबा बोली, कलावती जी आपको इस उम्र में बहू के होते हुए भी सब कामों का थोड़ा दूर ही रहना चाहिए। अब देखिए आपको कितनी ज़्यादा खांसी हो गई है, उठ ही नहीं पा रही। फिलहाल मैंने आपको दवाइयाँ दे दी है, मगर आपको 1 हफ्ता रोज़ यूँ ही मेरे पास आना पड़ेगा ताकि मैं आपको बदलते देख पाऊँ। आप शायद जानती नहीं, एक महिला के ऊपर खांसी जानलेवा भी हो सकती है। कलावती जी बोली, डॉक्टर साहिबा वैसे भी जान कि किसको परी है, मेरी जान अगर चली भी गई तो मेरी परवाह करने वाला इस दुनिया में कोई नहीं है। खास कर बुरा हाल हो गया इसलिए आ गई इलाज करवाने, वरना आपसे लगाया तो कब का ख़त्म हो चुका था। लेडी डॉक्टर कलावती जी की बातों से आभास हो चला था कि वह बहुत दुखी है। कलावती जी अब रोज़ उनके पास जाने लगी। बातों बातों में पता चला कि उन डॉक्टर साहिबा का नाम रीमा है। वे दोनों दंपति पत्नी यहाँ गांव में थोड़े दिनों समाज सेवा करके वापस अमेरिका लौट जाएंगे। कलावती जी की रीमा से अच्छी दोस्ती हो गई थी, उनकी खांसी में भी आराम पड़ गया था। रीमा प्यार से कलावती जी को बा नाम से भूसंबती बुलाती। कलावती जी डॉक्टर सीमा के बेटे अरुण को भी खूब प्यार करती और कभी कभी उनके लिए घर से कुछ पकवान बनाकर भी लाती जो अरुण बहुत पसंद आते। कलावती जी ने अपनी डॉक्टर रीमा को सब कुछ बता दिया था कि उनकी बेटी वो उनसे कैसा व्यवहार करते हैं। कलावती जी बोली, रीमा यदि आप बोली तो मैं शायद एक कमरे में हमेशा के लिए बंद हो जाती, क्योंकि मेरे पास बिल्कुल पैसे नहीं हैं और मेरी बेटा बहू तो मुझ पर चुन्नी भी खर्च नहीं करना चाहते। रीमा बोली, माँ जी बेटी बहू को तो आपको सबक ज़रूर सिखाना चाहिए। कलावती जी बोली, बेटा मैं क्या सबक सिखाऊं? रीमा बोली, माँ जी दुनिया में सभी को आत्मनिर्भर होना बहुत ज़रूरी है ताकि वह भी किसी की निर्भर न रहे, और ऐसे बेटी बहू को भी यह दिखाना चाहिए कि वह भी अपने माँ बाप को कभी कमज़ोर समझने की गलती न करे। कलावती जी को रीमा की यह बात बिल्कुल सही लगी। रीमा कलावती जी के जाने के बाद सोचने लगी, काश मैं बाकी कुछ मदद कर पाती। वरुण कलावती जी के साथ बहुत घुल मिल गया था। वो देखकर रीमा ने कलावती जी से हमेशा के लिए अपने साथ अमेरिका चलने के लिए कहा। रीमा बोली, माँ जी हम दोनों दंपति को अस्पताल में ही पूरा दिन बीत जाता है, मगर आप वहाँ आकर मेरे बेटे रसोई का काम संभाल लेती तो आपकी इनकम भी शुरू हो जाती और आपको यहाँ आपके बेटे बहू के आगे कभी हाथ भी नहीं फैलाना पड़ेगा। कलावती जी पहले तो सोच में डूब गई क्योंकि उन्होंने इस घर में अपने 8 साल के साथ, मगर फिर बेटा बहू उनके लिए नहीं हो पाते। वैसे भी ऐसे बेटी बहू के साथ रहकर अपना सम्मान खोने से बेहतर यही था कि डॉक्टर साहिबा के साथ जाकर आत्मसम्मान की रोटी खाना। कलावती जी ने तुरंत हामी भर दी। कलावती जी अब सम्मान की रोटी खाना चाहती थी। रीमा ने तुरंत उनका पासपोर्ट बनाने की तैयारी शुरू कर दी। रीमा ने कलावती जी के आस जगाई जिसमें कलावती जी बहुत खुश थी। रीमा के पति विवेक वापस अमेरिका जा चुके थे। रीमा कलावती जी को साथ लेकर जाना चाहती थी, बस पासपोर्ट बनने का इंतजार हो रहा था। थोड़े समय में सारी प्रक्रिया खत्म हो गई और कलावती जी हमेशा के लिए रीमा के साथ यहाँ अमेरिका चली आई। सीमा बोला, बहुत बुढ़िया यहाँ मुफ्त की रोटियाँ तोड़ती थी। कलावती जी अमेरिका जाकर
रच बस गई थी। पूरे दिन वरुण और रसोई संभालती और बदले में पैसे सम्मान दोनों पाती। कलावती जी की खुद की बेटी बहू ने उसकी खबर तक नहीं ली, मगर यहाँ दोनों डॉक्टर दंपति ने कलावती जी को माँ की तरह सम्मान दिया। हेमा ने कलावती जी को अपनी माँ जैसा प्यार दिया। यहाँ आकर कलावती जी ने अभी कभी स्वार्थी बेटी और बहू को याद नहीं किया। लगभग 15 वर्ष हो गए कलावती जी को। अमेरिका में भी एक दिन अचानक उनकी बेटी हितेश का उन पर फ़ोन आया। वो रोते हुए बोला, माँ तुम्हारी बहू सीमा को ब्लड कैंसर हो गया है और मैं बहुत मुसीबत में हूँ। शायद हमने जो तुम्हारा हर पल तिरस्कार किया यह उसी का सज़ा है। माँ मुझे माफ़ कर दो। कलावती जी इतने सालों बाद बेटी की आवाज़ सुनकर कुछ देर तक कुछ बोली नहीं, मगर माँ का तब तक अपनी बेटी से नाराज़ रहती है। वो बोली, मेरे बचाए पैसों में कुछ पैसे हैं, तुझे भिजवा दूंगी ताकि तू सीमा का अच्छे से इलाज करवा पाए। हितेश बोला, माँ बहुत मेहरबानी होगी आपकी। कलावती जी फ़ोन रखकर सोचने लगी, इतने सालों बाद बेटे का फ़ोन आया, वो भी ज़रूरत के लिए। खैर उन्होंने सीमा से कहकर अपने अकाउंट से 3 लाख रुपए निकलवाए जो उन्होंने जमा कर रखे थे और भारत अपने बेटे को भिजवाए। सीमा का इलाज उन्हें पैसों से करवाया गया जो हितेश और सीमा कभी अपनी माँ को सम्मान न दे पाए, आज उन्हीं के कमाए पैसों से अपना काम करवा पाए। कलावती जी यहाँ अमेरिका में बहुत खुश थी क्योंकि वो आत्मसम्मान की रोटी जो खा रही थी, न बेटी बहू के टुकड़ों पर पल रही थी। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि ज़िंदगी उन्हें यह नया मौका देगी। वे तो यही सोचकर हिम्मत हार गई थी कि शायद अब पूरी ज़िंदगी बेटी बहू के ताने सुनने पड़ेंगे, मगर भगवान ने उन्हें फिर से नया मौका दिया था। नई जिंदगी थी जो वे आत्मसम्मान के साथ गुजर बसर कर रही थी। दोस्तों, हमें अपने घर के बुजुर्ग और बूढ़ों को बहुत सम्मान देना चाहिए, न कि उन्हें इतना मजबूर कर देना चाहिए कि उनका प्यार हमारे प्रति हमेशा के लिए ख़त्म हो जाए। और कभी भी किसी को इतना कमज़ोर नहीं समझ लेना चाहिए कि वो हमारे बगैर कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि जिस भगवान ने हम सभी को धरती पर भेजा है उन्होंने हमारे भरण पोषण का भी इंतज़ाम कर रखा है। अपने घर के बड़े बूढ़ों को इतना मजबूरी मत कीजिए कि उन्हें इस उम्र में अपने लिए आत्मसम्मान की रोटी खोजने में निकल पड़े। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी? अगर कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।